द रूल्स विच गवर्न द कंट्री, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी रूल्स होते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को क्या करता है, गाइड करता है, जिससे कि हमारी कंट्री को ये रन कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन लॉज ऑफ सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। इट लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विच द गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ने सभी लोगों को, सभी पीपल को क्या किया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं जिसकी रक्षा करना हमारी गवर्नमेंट का काम होता है, और कुछ ऐसे ड्यूटीज भी दी हैं जिनसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखा जा सके और लोगों के इंटरेस्ट में, सभी लोगों के इंटरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके। इसके बाद द गवर्नमेंट हैज टू बी सेंसिटिव टू देम बिकॉज द पीपल इलेक्ट इट टू पावर। गवर्नमेंट हैज टू बी सेंसिटिव टू देम बिकॉज द पीपल इलेक्टेड टू पावर। गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है, क्योंकि उसके लोग ही, उसके देश के लोग ही क्या करते हैं, उसको इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, पावर देते हैं। इट नोज दैट इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द पीपल दे विल नॉट वोट फॉर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और उनको मालूम है कि यदि वो लोगों के इंटरेस्ट में उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग नहीं आ सकेंगे। पीपल जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर नीड्स। तो लोग गवर्नमेंट के काम को देखकर ही पता लगा सकते हैं या लगा लेते हैं कि ये गवर्नमेंट इनके अपनी एबिलिटी के थ्रू लोगों की नीड्स को पूरा कर पाएगी कि नहीं। यदि कर सकती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से लोग उन्हें वोट देंगे, और यदि नहीं कर पाती है तो नेक्स्ट टाइम उनको फिर से वोट नहीं मिलेगा। अब है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में कोई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजोल्व करना, उनको सुलझाना। Conflicts generally arise when the people of different regions, religions, languages, caste, culture, gender and economic background do not value each other. अब जब लोगों के बीच में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिस्प्यूट हैं, डिफरेंट रीजन्स को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, भाषाओं को लेकर, जाति को लेकर, हमारी संस्कृति, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर, तो ये वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यदि हिंसा हो जाती है, मान लीजिए लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी दो धर्म के लोगों में, समुदाय के लोगों में किसी भी तरह से कहीं अशांति होती है तो उससे लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी सबकी हानि होती है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय इनिशिएटिंग डायलॉग्स विद द एग्रीड ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि यदि कहीं पर डिस्प्यूट्स हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट लोगों के बीच में या ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको सुलझाए, उनसे आपस में बात करके उनको रिजॉल्व करे। कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ डेमोक्रेसी आर आल्सो रिजॉल्व बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच कन्फर्म द लॉ ऑफ द लैंड। पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जुडिशरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि डेमोक्रेसी में कि जो जुडिशरी होती है, अपनी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पर्टिकुलर रीजन में जो भी कोर्ट आ रही है, सेशंस कोर्ट आ रही है, हाई कोर्ट आ रही है, तो वहाँ के नियम कानून के अंदर रहकर ही उनका क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन करेगी। एट टाइम व्हेन द सिचुएशन टर्न वायलेंट द पुलिस आर आस्क्ड टू स्टेप इट इन टू मेंटेन लॉ। अब जरूरत होने पर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो पुलिस को भी बुलाया जाता है सिचुएशन को संभालने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। एट टाइम द आर्मी में ऑल्सो इंटरवेन इफ द सिचुएशन टर्न्स वर्स। और कंडीशन जब बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है तो आर्मी को भी बुलाया जा सकता है। अब देखो एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द कावेरी रिवर हैज़ बीन द सोर्स ऑफ ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। चिल्ड्रन, ये बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट था दो स्टेट्स के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में था कावेरी नदी के रिवर को लेकर कि किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। द 802 किलोमीटर कावेरी रिवर हैज़ 44,000 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन इन तमिलनाडु एंड 32,000 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन इन कर्नाटका। यानी कि कावेरी रिवर जो टोटल 802 किलोमीटर लंबी है, इसका 44,000 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन तमिलनाडु में, 32,000 का है कर्नाटका में। द इनफ्लो फ्रॉम कर्नाटका
in 425 TMC feet, whereas that from Tamil Nadu is 52 TMC feet. ठीक है, तो ये आपको जो दिखा रखा है TMCs में, ये इनका फ्लो है कि कर्नाटका में कितना फ्लो होता है और तमिलनाडु में कितना फ्लो होता है. बेस्ड ऑन इनफ्लो, कर्नाटका इज डिमांडिंग इज ड्यू शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर. अब इस इनफ्लो की मीन्स कावेरी नदी का जो प्रवाह था डिफरेंट दोनों स्टेट्स में, उसके बेस पर कर्नाटका ने क्या की डिमांड की कि इस नदी से उसको ज़्यादा पानी मिले, बाकी का शेयर भी मिले, उसको कम क्यों नहीं, बराबर मिलना चाहिए. तमिलनाडु ऑन द अदर हैंड pleads that it has already developed almost 3 lakh acres of land and a result has come to depend very heavily on the existing pattern of uses of water. जबकि तमिलनाडु को कहना था कि जो कर्नाटका ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड स्टेट है, 30 लाख एकड़ उसका जो लैंड का है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अब इस एग्जिस्टिंग पैटर्न में जो इस समय पैटर्न बना हुआ है, चल रहा है, तो उसके बेस पर उसको हम ज़्यादा पानी क्यों दें. When decades of negotiation between the parties bore no fruit, the government of Indian Constitution a tribe. ठीक है, अब क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक तो काफ़ी लंबे समय तक तो इंडियन गवर्नमेंट इसको नेगलेक्ट किया कि ये दोनों स्टेट्स आपस में सुलझा लेंगे. इनको गाइड करती रही हमारी इंडियन गवर्नमेंट की आप अपने रिजोल्यूशन को सुलझाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ ट्रिब्यूनल टू लुक इनटू द मैटर. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस मैटर को देखने के लिए फिर बाद में एक ट्रिब्यूनल बनाया, एक कमेटी बनाई. द ट्रिब्यूनल डिलीवर्ड इट्स फाइनल verdict on 5 February 2007, but it could not satisfy the states in disputes. अब इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया, इस कमेटी ने क्या किया, 5 फरवरी 2007 को अपना फैसला सुना दिया, लेकिन दोनों ही स्टेट्स इससे सहमत नहीं थे. एट लास्ट द मैटर वॉज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. अब लास्ट में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया. द डिस्प्यूट हैज़ नॉट बिन रिजॉल्व येट फुली. लेकिन हालांकि अभी तक ये जो मैटर है पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है. Consequently, the people of the state of Tamil Nadu and Karnataka have lost their patience and resorted to violence recently. अब इससे क्या, जब इतना लंबा ये मैटर खींच गया तो क्या हुआ कि दोनों स्टेट के लोग अपना पेशेंस खो चुके थे और उन्होंने फिर क्या किया, देखो इस तरह से वायलेंस किया, हिंसा की. वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब इसके बाद है कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस. समानता और न्याय का ध्यान इसमें रखना होता है डेमोक्रेसी में, ये भी की फीचर है. अनदर की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स. डेमोक्रेसी का दूसरा ही एलिमेंट एक और है इक्वलिटी और जस्टिस का, जिसमें लोगों को बराबर से सभी को समान और समानता का दर्जा मिले और सभी को बराबर से न्याय मिले. इन अ डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली वेदर दे बी रिच और पुअर. डेमोक्रेसी में सभी लोगों को समान दर्जा मिलता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वॉट एवर बी द रिलीजन, बिलीफ, कास्ट, रेस, लैंग्वेज एक्सेट्रा. चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी रंग भेद, किसी की भाषा के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं होता. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल. फॉर एग्जाम्पल, इट बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वाज अ सोशल एवन. लोगों को बराबरी का, समानता का दर्जा देने के लिए हमारे संविधान ने क्या किया, इसका एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा अनटचेबिलिटी का. गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी जैसे जो बेस्ट बैड एविल थी, हमारे समाज की जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए इस पर बैन लगा दिया. जिसमें क्या था कि पुराने ज़माने में जो हमारी सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, शूद्र, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो इनको क्या कहते थे, हीन भावना से देखते थे. तो दीज पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल. इन लोगों को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था. तो अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ये अनटचेबल लोग समाज के दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते थे. महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स. महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ. As a result, our government put a ban on untouchability and decided to punish those who practice it. तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इस जो बुराई को बैन कर दिया इसको, और जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की. वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट इज द जेंडर बायस इन इंडिया. एक प्रॉब्लम थी जेंडर बायस, यानी कि लिंग भेद. बॉयज़ को ज़्यादा, लड़कों को ज़्यादा प्रिविलेज देना, लड़कियों को कम देना. गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड एज ए नेग्लेक्टेड क्लास.
फीमेल फिटिसाइड आर किल्ड, यानी कि लड़कियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, यहाँ तक कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। एज द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इज सीन एज अनवेलकम, क्योंकि लड़कियों के जन्म पे खुशी नहीं होती थी किसी को भी। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड, द किलिंग ऑफ बेबी गर्ल्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिसमें कि लड़कियों की जो भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोका जा सके, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो लड़का होता है वो उनके वंश को आगे बढ़ाता है, वही उनको स्वर्ग ले जाता है, सारे काम करता है, और लड़कियां कुछ नहीं करती, बस उनको तो क्या करना है, वो एक तरह का बोझ है और उनको दूसरे घर जाना है। तो इस तरह की जो लोगों के मन में पहले रही है भावनाएं, उसको दूर करने का काम हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है। इसके बाद देखो, देयर आर वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन। हमारे संविधान में विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट इट इज़ ए लॉन्ग अवे टू गो बिफोर दिस कैन बी अचीव्ड एंटायरली। लेकिन पूरी तरह से उनको अपना पाना भी बहुत मुश्किल है। द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज एंड अ चेंज इन माइंडसेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज़ द नीड ऑफ द ओवर। इन सभी लॉज को अपनाना, उनको फॉलो करना, लोगों के माइंड को चेंज करना, अभी इसमें हमें टाइम लगेगा। हालांकि इस समय तक बहुत ज़्यादा हम लोग इसको फॉलो कर चुके हैं। अभी इस समय लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस आ चुकी है, लोगों का माइंड चेंज हो चुका है, सभी अपनी गर्ल्स को पढ़ाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी के कुछ सेक्टर्स, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी हमें इस चीज़ को फॉलो करवाना है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस इज मेंटेन्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सिंगल वोट, सिंगल सिटीजनशिप एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉज। हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारे संविधान की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन एक सिंगल वोट दे सकता है। नहीं कि एक बार 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 आप वोट देने जा रहे हो, एक बार जब वैसे इलेक्शन होते हैं तो एक बार हम वोट देते हैं, उसका मार्क हमारे थंब पे लग जाता है। तो इस तरह सिंगल वोट, सिंगल सिटीजनशिप। नो, इन ऑर्डर टू गिव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट और एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। यानी किसी भी शैक्षिक संस्था में किसी भी भेदभाव के बिना सभी को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। देयर आर सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट मेक इट द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं और लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं।